अस्सलाम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो हस्बे मामूल पाकिस्तान की जो रॉकेट फोर्स कमांड है उसकी तरफ से एक और टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया जा चुका है। इसकी कंफर्मेशन आ चुकी है कि आज यानी कि 14 मई 2026 को पाकिस्तान आर्मी की जो रॉकेट फोर्स कमांड है ARFC उसकी तरफ से फतह 4 सबसोनिक लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का एक टेस्ट लॉन्च जो है उसको सक्सेसफुली कैरी आउट किया गया है। और आपको याद हो तो इससे एक दो दिन पहले हम इसके बारे में बात भी कर चुके हैं कि एक जो मिसाइल टेस्ट है वो एक्सपेक्टेड है, एक जो नो टाइम है वो पहले ही इशू किया गया था। 600 टू 700 किलोमीटर उस नो टाइम की लेंथ थी। तो अब जब ISPR की तरफ से कंफर्मेशन आई है तो ये चीज परफेक्टली एक्सप्लेन करती है कि आज हमारी रॉकेट फोर्स कमांड ने 750 किलोमीटर यानी कि 750 किलोमीटर की रेंज का फतह 4 वेपन सिस्टम जो है उसको सक्सेसफुली टेस्ट किया है। इससे पहले जो 2025 में फतह 4 का टेस्ट हुआ था, जब पहली दफा डिटेल्स आई थी कि ये सबसोनिक क्रूज मिसाइल होने वाला है, तो वो यहाँ पर एक टेस्ट लॉन्च था जब पहली दफा इसको टेस्ट किया गया था। अब ये जो टेस्ट है जो आज 14 मई को कंडक्ट किया गया है, ये बेसिकली प्रैक्टिस लॉन्च है जहां पर ARFC के जो ट्रुप्स हैं और यूनिट्स हैं उनकी प्रैक्टिस के लिए इस लॉन्च को कंडक्ट किया गया है। अब इससे पहले हम सबको पता है कि ARFC जो है आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड कितने ज्यादा टेस्ट को कंडक्ट कर चुकी है। पिछले अगर 7 to 8 मंथ्स की बात करें जिसमें रॉकेट फोर्स ने अपने आप को एस्टेब्लिश किया है, तो इस एस्टेब्लिशमेंट के बाद से तकरीबन 7 से 8 जो मिसाइल टेस्ट हैं उनको कंडक्ट किया जा चुका है, जिसमें बोथ टेस्ट लॉन्चेस भी शामिल हैं और उसके बाद जो प्रैक्टिस लॉन्चेस हैं वो भी यहाँ पर शामिल हैं। इसकी लॉन्च वीडियो की अगर आप बात करेंगे जो कि ISPR की तरफ से रिलीज की गई है, इसमें कुछ काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग जो डिटेल्स हैं वो हमने नोटिस की हैं। सबसे पहले इस मिसाइल को लॉन्च किया जाता है और लॉन्च के फौरन बाद जो है वो कुछ टाइम के बाद इसका जो इनिशियल बूस्टर फेज है वो सेपरेट हो जाता है और इस मिसाइल का जो अपना एक टर्बोजेट इंजन है वो किक इन करता है। बेसिकली जो पहली बूस्टर स्टेज होती है उसका काम इसको एक सर्टेन एल्टीट्यूड और स्पीड तक लेके जाना होता है ताकि इसका जो इंटरनल टर्बोजेट इंजन है उसको स्टार्ट किया जा सके। एंड जब ये इंजन स्टार्ट हो जाता है तो ये मिसाइल अपने टारगेट की तरफ सबसोनिक स्पीड के ऊपर क्रूज करना स्टार्ट कर देता है। और अगर इसके टर्बोजेट इंजन की बात करें तो ये एक मेड इन पाकिस्तान इंजन है। इससे पहले हम यूक्रेनियन इंजन को यूज करते रहे, उसके बाद हमने चाइनीज इंजन का इस्तेमाल किया एंड देन फाइनली अब क्योंकि पाकिस्तान में भी हमने अपना एक जो इंडिजिनस टर्बोजेट इंजन है उसको बना लिया है अपने क्रूज मिसाइल्स के लिए, तो अब यहाँ पर हमारे जो इंडिजिनस टर्बोजेट इंजन हैं उसका यूज किया जा रहा है। अब ये जो फतह 4 है, कहने को ये सबसोनिक मिसाइल है लेकिन इसकी जो स्ट्रेंथ है वो इसकी टेरेन हगिंग टेक्निक्स में है। बेसिकली इसका जो टर्मिनल फेज होता है इस मिसाइल का, उसके दौरान ये अपनी जो टेरेन हगिंग टेक्निक्स हैं उनको परफॉर्म करना स्टार्ट करती है। ऑन बोर्ड यहाँ पर एक टेरेन कंटोरिंग कंप्यूटर मौजूद है और बाकी डिफरेंट सेंसर्स मौजूद हैं जो कि आगे आने वाले ऑब्स्टिकल्स को स्कैन करते हैं और उसके हिसाब से इसका जो एल्टीट्यूड है वो उसको चेंज करते हैं। लेकिन थ्रू आउट अपने टर्मिनल फेज में ये ग्राउंड के काफी ज्यादा क्लोज फ्लाई करती है और बेसिकली जो एक एयर डिफेंस सिस्टम है जो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उस पोजीशन के ऊपर मौजूद है, वो ग्राउंड क्लटर की वजह से इन मिसाइल्स को टाइम के ऊपर डिटेक्ट नहीं कर पाता और डिटेक्ट कर भी ले तो फायरिंग सोल्यूशन अचीव करना यहाँ पर काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। बिकॉज जब भी ये फतह 4 जैसे सबसोनिक मिसाइल्स को फायर किया जाएगा, अकेले फायर नहीं किया जाएगा, इनको सैचुरेशन मोड में फायर किया जाएगा। एक ग्रुप होगा 15 से 16 मिसाइल का, 5 से 10 मिसाइल्स का, जो भी आपकी कैपेसिटी है, तो किसी भी टारगेट के ऊपर ये एक ग्रुप मिलकर स्ट्राइक करेंगे, सैचुरेशन मोड के अंदर स्ट्राइक होगी। तो ऐसे मोड में किसी भी नॉर्मल एयर डिफेंस सिस्टम के लिए वैसे ही बहुत मुश्किल हो जाता है किसी भी इनकमिंग मिसाइल को इंटरसेप्ट करना। बाकी यहाँ पर ISPR की वीडियो में ही जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है डिस्कस करने वाला, वो तब है जब ये मिसाइल जो है वो अपने टारगेट को आकर स्ट्राइक करती है। अब यहाँ पर जो पाकिस्तान आर्मी की तरफ से या फिर ARFC की तरफ से डमी टारगेट रखा गया है, ये इन्होंने अब काफी सोच समझ के ये टारगेट जो है वो सिलेक्ट किया है और बेसिकली डमी है लेकिन रिप्रेजेंट किसको करती है, जो S400 का 92 N6E ग्रेवस्टोन रेडार है जो कि टारगेट एक्विजिशन रेडार है, तो उसको यहाँ पर ये डमी रिप्रेजेंट करती है और इसी के अंदर से जो रेडार एमिशन है उसको भी आर्टिफिशियली जनरेट किया जा रहा है। अब जैसे ही फतह 4 अपने टारगेट तक पहुंचता है, टारगेट को हिट करने से थोड़ा ही पहले ये मिसाइल जो है वो फट जाता है और उसकी बेसिकली वजह क्या है, बिकॉज इसके अंदर जो वॉरहेड है वो एक एयर ब्रस्ट फ्रेगमेंटेशन वॉरहेड है और ये जो पर्टिकुलर वॉरहेड है ये इसी तरह से काम करता है जिस तरह से एयर टू एयर मिसाइल्स के अंदर या फिर सरफेस टू एयर मिसाइल्स के अंदर जो प्रॉक्सिमिटी वॉरहेड होते हैं वो काम करते हैं। यानी कि डायरेक्टली एयरक्राफ्ट को जाकर हिट नहीं करते, उनका ये पर्पस नहीं होता, बल्कि उसके करीब जाकर इनका जो वॉरहेड है फट जाता है और उसमें से निकलने वाले जो मेटल के पीसेज हैं वो एक्चुअल में एयरक्राफ्ट को डैमेज करते हैं। इसी तरह से इस फतह 4 के अंदर जो वॉरहेड यूज किया गया, बिकॉज इसको एक इंटेंडेड एयर डिफेंस सिस्टम के अगेंस्ट में यूज किया जाना था, यहाँ पर आप S400 भी ले सकते हैं बिकॉज उसी का ग्रेवस्टोन रेडार जो है उसकी डमी यहाँ पर ARFC ने रखी है। तो डायरेक्ट हिट की बजाय यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन वॉरहेड जो है वो सबसे ज्यादा सुटेबल ऑप्शन है। बिकॉज अगर मिसाइल के CEP में यानी कि सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी में थोड़ा बहुत फर्क भी आ जाता है, मिसाइल 1-2 मीटर आगे पीछे भी गिर जाता है, तो उसका जो नेगेटिव इंपैक्ट है वो बिल्कुल भी नहीं होगा। मिसाइल जहां पर भी गिरेगा उसके जो फ्रेगमेंटेशन वॉरहेड्स हैं वो
पूरे तरीके से जो रडार है उसको डैमेज कर देंगे। और आपको पता है ये जो लॉन्ग रेंज रडार्स होते हैं ये काफी ज्यादा सेंसिटिव पीस ऑफ इक्विपमेंट होता है। इनके रडार एरेज के ऊपर एक भी मेटल का फ्रेगमेंट जो है वो जाकर इम्पैक्ट कर दे तो वो जो सारा रडार है वो इन ऑपरेशनल हो जाता है। तो इसी वजह से यहाँ पर एयर ब्रस्ट और फ्रेगमेंटेशन वॉरहेड दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसको यूटिलाइज किया जा रहा है। और आप देख रहे हैं कि टेस्ट के दौरान जो एक डमी रडार सिस्टम है वो किस तरह से पूरे तरीके से डेसिमेट हो गया। हर दफा की तरह मिजल की जो एक्यूरेसी है वो बिल्कुल टॉप नॉच है, बजाय इसके कि फ्रेगमेंटेशन वॉरहेड है लेकिन मिजल बिल्कुल अपने टारगेट के ऊपर जाकर एक्सप्लोड हुई है, जो कि डायरेक्टली एक एक्सीलेंट सीईपी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो सिस्टम्स हैं ये एक्चुअली में जो मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनके लिए एक काफी बड़ा थ्रेट होते हैं। तो इनको क्योंकि कॉम्बिनेशन में यूज किया जाता है तो जहां पर एनिमी बिजी होगा फतह 1 जैसे चीप रॉकेट्स को इंटरसेप्ट करने में, पीछे से ये जो फतह 4 जैसे सबसोनिक लो फ्लाइंग क्रूज मिसाइल है ये अपना काम करेंगे। और इसी के साथ फिर पैरेलल में जो फतह 3 सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है वो भी अपने इंटेंडेड टारगेट्स को हिट करेंगे किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में। तो मोटिव यहाँ पर क्या है कि एनिमी के जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको ऐसे लॉन्ग रेंज के स्टैंड ऑफ वेपन से डिग्रेड करना, न्यूट्रलाइज करना, ताकि आपके जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं वो इजीली एयर सुपीरियरिटी को मेंटेन कर पाए। हमेशा से सक्सेस रेट जो है वो कॉम्बिनेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह से किस कॉम्बिनेशन में इन सिस्टम्स को यूज किया जाएगा। अकेला कोई भी सिस्टम जो है वो इफेक्टिव नहीं रहेगा। इफेक्टिव जो चीज होगी वो मल्टीपल सिस्टम्स का कॉम्बिनेशन होगा और इसी के लिए जो हमारी आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड है वो अपने आप को प्रिपेयर कर रही है। बाकी आई होप कि तमाम चीजें यहाँ पर क्लियर हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।